नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस अगले एपिसोड में। ये पांचवा एपिसोड है। 4 एपिसोड 30-30 क्वेश्चन का हम कर चुके हैं। छठा एपिसोड आपको शाम को 5 बजे मिल जाएगा। लाइव वो डिस्कस होगा, उसको आप देखिएगा। और ये पांचवा जो एपिसोड है, इसमें भी हम 30 प्रश्न देखने जा रहे हैं। इन 30 प्रश्नों के बाद में अगला जो एपिसोड होगा, फिर ऐसे करके हम 250 प्रश्न पूरे करेंगे और इसका पीडीएफ हम आपको देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों को तैयार करके आप जब जाएंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, क्वेश्चन भी इसी के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। और आईएएस प्रेप ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस एपिसोड का, वैसे 121वां प्रश्न, भारत में कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसमें फिर से चीता लाने की उम्मीद है और ये नवंबर में माना जा रहा है कि यहाँ पे चीता लाया जाएगा। और देश में आखिरी चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था और 1952 में इसे भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था और फिर से यहाँ पे चीता लाया जा रहा है और कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो कई तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। जब प्रश्न को पढ़िए तो उसमें डायमेंशंस ओपन करिए कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जितनी भी लैंग्वेज मैंने बोला वैसे वैसे दिमाग में रखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल में निधन हो गया, प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री कुमार बनर्जी कौन थे? तो श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष थे और अभी इनका देहांत हुआ है। 1989 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया था। 2005 में पद्मश्री भी दिया गया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की? कौन सी योजना? ये योजना है वात्सल्य योजना। और वात्सल्य योजना की जो शुरुआत की है, कौन सी सरकार ने की है, यही पूछा जा रहा है। और ये सरकार है उत्तराखंड। जो कोरोना के दौरान माँ बाप खत्म हो गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनके लिए, जो माता पिता को खो चुके बच्चे हैं, उनके लिए 21 वर्ष तक की आयु तक भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी। 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी देगी इसमें। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना थी। आगे हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चलाएंगे और हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो अगर आप वो एग्जाम देना चाहते हैं तो आगे हमसे आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए, कौन है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जब आया तो उसमें भारत के अग्रणी उद्यमियों में से जो एक माने जाते हैं गौतम अडानी, एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और चीन के झोंग सांसन को पछाड़कर उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और प्रथम कौन है? ये मुकेश अंबानी है। तो अडानी ग्रुप का बहुत सारा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, तो इनको आपने द्वितीय स्तर का व्यक्ति बनाया है एशिया में धनी व्यक्तियों के मामले में। मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ पूरी है वो 76.3 अरब डॉलर की है और इनकी जो है वो 67.6, बस डिजिट चेंज करिए और ये फर्स्ट और सेकंड ये हो जाएगा। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक या विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अप्रैल महीने में अभी ये जारी की गई थी। अप्रैल के बाद के मई का करंट अफेयर, अप्रैल का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, मिसलेनियस है इसमें। तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई तो इसमें 2021 में जीएसटी के उच्चतम संग्रहण पर प्रकाश डाला गया था कि सबसे ज्यादा संग्रहण अभी तक का हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों का संचालक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को, और इसका एक्ट बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर एम एस नरसिंहम, इधर देख लीजिए, एम एस नरसिंहम जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये गणित क्षेत्र से जुड़े थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 88 साल की आयु में इनका अभी निधन हुआ है और नरसिंहम शेषाद्री प्रमेय के लिए इनको जाना जाता है। एक गणितज्ञ थे सीएस शेषाद्री, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने नरसिंहम शेषाद्री प्रमेय प्रतिपादित किया था। किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज भी इनको मिला था और ये प्राइज प्राप्त करने वाले अकेले व्यक्ति हैं। बच्चों की किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण एचपीआईवी है? किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण है? तो जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, श्वसन रोग होते हैं, उनसे रिलेटेड है एचपीआईवी, उनका प्रमुख कारण ये होता है। मानो पैराइन इन्फ्लुएंजा वायरस इसको बोलते हैं, ह्यूमन
पैराइन इन्फ्लुएंजा वायरस HPIV को बोला जाता है। जैसे निमोनिया 30% से 40% तक बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। निमोनिया इस का कारक ये बनता है। और तो ये सारी चीजें, जैसे अब ये हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सोचे कि ये साइंस का क्वेश्चन है, आप सोच लेंगे ये बायोलॉजी का प्रश्न है, रोग से पूछा गया है, लेकिन करंट में इसकी चर्चा हो रही है। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह किया, रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया? कौन सा देश है? रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज करने में भारत का स्थान हमेशा रहता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो बाहर लोग रहते हैं, बाहर से जो अपने देशों में पैसे भेजते हैं, तो दूसरे देश में जो धन भेजा जाता है दूसरे देश से, आप ऐसे करिए, मान लीजिए कि कोई सऊदी अरेबिया में रहता है और वहां से इंडिया को धन भेजता है अपने परिवार को, तो ये रेमिटेंस में जोड़ा जाता है ना। तो इसमें जैसे दोस्तों को भी भुगतान कोई करता है, परिवार को भी करता है, सब जोड़ लिया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में, इसका बी ऑप्शन सही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है और वहां पर सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। और ऐसा ये जून की न्यूज है, तो जून में ऐसा कहा गया था। और सिंधु नदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। सिंधु की सहायक नदियां कभी कभी आपसे पूछी जाती हैं, तो सिंधु की सहायक नदियों में आपकी चिनाब ध्यान रखिएगा, झेलम भी सिंधु की सहायक नदी है, सतलज भी सिंधु की सहायक नदी है, रावी भी सिंधु की सहायक नदी है, ब्यास भी सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी का अपनी सहायक नदियों, जो ये जितनी भी नदियां हैं, इनका सबसे संगम कहाँ होता है? ये पाकिस्तान में संगम होता है, ध्यान रखना। हाल ही में किस भारतीय राज्य में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? और ये राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम ने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ ने मिलकर ये वहां पर किया है। असम का जो आपदा प्रबंधन संस्थान है और यूनिसेफ, उसने मिलकर ये जो ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली है, इसका शुभारंभ किया है। चैनल द्वीप समूह इंग्लिश चैनल का एक द्वीप समूह है। ये किन दो देशों के बीच स्थित है? ये स्थित है फ्रांस और यूके के बीच में। कहां पर? यूके और फ्रांस के बीच में ये इंग्लिश चैनल है। और ये चैनल द्वीप समूह इंग्लिश चैनल द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है। और अभी यहाँ पर जो है वो कुछ विवाद चल रहा था क्राउन को लेके, और इस विवाद में आपको नहीं फंसना है, वो मेंस का टॉपिक है, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है। अब ये साइंस का प्रश्न आप जोड़ेंगे कि ये साइंस में पूछा जा रहा है, लेकिन ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है और पूछ लिया जाएगा यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा है। तो यूरेनियम के सबसे हल्के रूप को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। तो यूरेनियम 214 है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यूरेनियम में जो ये वाला आइसोटोप है, इसमें प्रोटॉन की तुलना में अधिक संख्या में न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन यहाँ पे कम है, न्यूट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है इसमें। तो न्यूट्रॉन में द्रव्यमान ज्यादा होता है और न्यूट्रॉन यहाँ पर जो ये न्यूट्रॉन में जो द्रव्यमान होता है, तो मतलब न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, लेकिन हाल में ये जो पाया गया यूरेनियम 214, ये अन्य यूरेनियम समस्थानिकों की तुलना में ये जो है ये बहुत हल्का है। तो यूरेनियम का जो ये आइसोटोप है यूरेनियम 214, ये हल्का के लिए आप जानिएगा कि सबसे ये लाइट वेट वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये चाइना है। कच्चा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछा जाए क्रूड स्टील का, तो ये चाइना हो जाएगा। और विश्व इस्पात उत्पादन में इसका 51% योगदान है। चीन द्वारा सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कच्चे इस्पात का किया जाता है। और भारत 2019 में जापान को पछाड़कर दूसरा बना है, और इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड इंडिया हो जाएगा, और फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट चाइना हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के बारे में कौन सा कथन कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, यहां पर एक चीज जोड़िएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, इसको जोड़ लीजिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये पूरा इसका नाम लिखिए। तो उसके बारे में, क्योंकि ये एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है और ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, पेपर में कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष ये अजय देवगन, दूसरा दिया हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट, निर्देशक में सर्वश्रेष्ठ अनुराग बसु और फिल्म में तानाजी। तो ये तो सही है। एक यहाँ पर दिया हुआ है अजय देवगन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार थे, न कि अजय देवगन, तो पहला ये गलत हो जाएगा। और अभिनेत्री अगर आपसे पूछी जाए तो दीपिका पादुकोण थी, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था। टाइग्रे संकट का संबंध किस देश से है? टाइग्रे संकट जो है ये हुआ ये था कि इथोपिया सरकार ने टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और जो वहां का ओएलएफ सेने है, ओएलएफ सेने को आतंकवादी की सूची में डाला था, आतंकवादियों की सूची में। तो टाइग्रे संकट है इथोपिया से रिलेटेड, पूछा जाता है आपसे, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। हाल ही में सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार शीर्ष अधिकारियों के कितने प्रतिशत वेतन का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए? तो ये इसने कहा है कि कम से कम 20% म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसने अभी ये घोषणा की है कि शीर्ष अधिकारियों का, छोटे अधिकारी नहीं, उनका 20% भुगतान म्यूचुअल फंड में दिया जाना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वचालक वाहनों के उपयोग हेतु नियम निर्धारण करने वाला पहला देश बन गया? सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का नियम बना रहा है, रूल्स बना रहा है उसके लिए, तो ये है ब्रिटेन। इसके लिए रूल्स, यानी कि वहां पर अब ये चलने के लिए इनको छूट दी जाएगी कि वो चलेंगे। किस देश में विश्व के सबसे प्राचीन पानी की खोज की गई है? कौन सा देश है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट वाटर की खोज कहां पर की गई? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये है कनाडा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में पड़ता है और वो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो वहां के भूविज्ञानी हैं, उन्होंने इसको खोजा है। दुनिया का सबसे पुराना पानी, $1 मिलियन का गेरहार्ड हजार्ड कनाडा गोल्ड मेडल इनको दिया गया इसी कारण से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फसल की एक नई किस्म मैक्स 1407 इसको विकसित किया है? तो ये है सोयाबीन की किस्म। मैक्स 1407 ये सोयाबीन की किस्म है और इसको आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ पुणे के अगरकर अनुसंधान ने मिलकर खोजा है। अगला जो प्रश्न है, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? नाटो ने शुरू किया है और इसको जो शुरू किया है वो अल्बानिया ने शुरू किया है। किस देश में शुरू किया ये पूछा जा रहा है, तो अल्बानिया में शुरू किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, डिफेंडर यूरोप 2021। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटो ने जो डिफेंडर यूरोप 2021 अभ्यास किया कहां किया? तो ये अल्बानिया में किया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CMERI किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये दुर्गापुर जिले में स्थित है और दुर्गापुर जिला आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई की बात आई थी तो इसने क्या किया था, इस संस्थान ने कई निजी संस्थानों में ऑक्सीजन संवर्धन इकाइयों के लिए टेक्नोलॉजी दी थी, इस कारण से ये चर्चा में आया था। उत्तर प्रदेश का पहला वर्चुअल ई कोर्ट कहां खोला गया? वर्चुअल ई कोर्ट, और ये खोला गया है प्रयागराज में, आपका इलाहाबाद प्रयागराज। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और प्रदेश का पहला ये जिला है जहां पर वर्चुअल ई कोर्ट चलाया गया। बाद में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा हर जगह। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया? यूपी स्पेशल का करंट अफेयर का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें साल डेढ़ साल के जितने भी इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के करंट अफेयर हैं उनको हमने डिस्कस किया है और उस डिस्कशन को आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी वहां पर आपको मिल सकता है, तो वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए यूपी के करंट अफेयर के लिए इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के बाद में उत्तर प्रदेश में वाराणसी और कानपुर और वाराणसी, इन दोनों में ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो लागू करने का निर्णय लिया गया है। अगला जो प्रश्न है, कानपुर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कई लोगों का ये कहना होता है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जीआईसी लेक्चरर से काफी अप लेवल के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप अप लेवल तैयार करेंगे तो डाउन लेवल हो जाएगा, लेकिन आप डाउन ही पढ़ते रहेंगे, अप पूछ लिया गया तो। खंड शिक्षा अधिकारी का जब एग्जाम हुआ तो मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बिल्कुल सतही जीके वाले क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए, तैयार कराए, और जब पेपर आया तो आप उसको उठा के देखिए, कोई भी क्वेश्चन पीसीएस से कम स्तर का नहीं था। अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रश्न पूछे गए थे। तो हम थोड़ा सा अप लेके ही चलते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो उस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, अरे ठीक है यहाँ 10 बार आप फेल हो जाइए,
लेकिन तैयारी ऐसी कर लीजिए कि जब वहां 11वां पेपर दीजिए तो आपका और अच्छा हो वो पेपर। पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगरा में खोला जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यूपी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होगा, क्योंकि पहले आप जानते हैं फिलीपींस का जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसका एक सेंटर वाराणसी में खोला गया था। वाराणसी में एक सेंटर उसका चावल वाले का खोला गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का ये आगरा में खोलने जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? और ये राज्य है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। और ये राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। और उत्तर प्रदेश में 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाने का इसमें निर्णय लिया गया। भारत का पहला लेदर पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो पार्क बनाया जाएगा ये कानपुर में बनाया जाएगा। कानपुर में भी आपसे पूछ लिया जाए तो रमई गांव। अब ये कई प्रश्न थे जो मैंने सोचा कि इसको इसमें डाल दिया जाए, 2-3 प्रश्न जो यूपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे। रमईपुर गांव में ये मेगा क्लस्टर लेदर पार्क बनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 235 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो और ये देश का पहला लेदर पार्क है, ध्यान रखिएगा, प्रदेश का नहीं देश का। अग्नि पी प्राइम, पी फॉर प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? और इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा आप मत मार दीजिएगा, 5000 से ऊपर मत कीजिएगा। 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी मारक क्षमता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित की गई है, नई पीढ़ी की है। 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और मिसाइलों का कनस्त्रीकरण मिसाइल को लॉन्च करने में लगने वाले आवश्यक समय को कम करता है, इसके भंडारण और गतिशीलता में सुधार करता है। ये सब प्रयोग इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप ये जीआईसी का एग्जाम दे ही रहे हैं, तो इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को जरूर आप देखिए इंस्टॉल करके, और उसमें देखिए मॉक टेस्ट पढ़े उसको दीजिए। और आपको पसंद आए तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बड़े कम पैसे में आपको दिए जाते हैं, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले लीजिए। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया? ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार किया पाकिस्तान को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो फत्व का आप नाम सुनते हैं ना, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी बात है। तो ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को रखने, इनका बाहर नहीं निकालेंगे। और ब्लैक और ग्रे जो लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट जैसे आतंकी वित्त पोषण मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों से होती है, ठीक है। और ग्रे लिस्ट जो होती है, जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है कि यहाँ से हो रहा है, फंडिंग हो रही है, तो उन्हें डाला जाता है। तो पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में या कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त बन गया? कुत्ते जब काटते हैं रेबीज का टीका लगता है ना, तो कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त बन गया? तो ये गोवा है। क्या है? गोवा है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और राज्य में पिछले 3 वर्षों में एक भी रेबीज का मामला वहां पर आया ही नहीं है। वहां पे टीके सब सरकारी हॉस्पिटल में रखे हैं, सोच रहे हैं किसे लगे, लेकिन नहीं लग पा रहे हैं। तो मिशन रेबीज एक चैरिटी है जो शुरू की गई थी WBS के द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज के द्वारा। तो उसमें यूनाइटेड किंगडम में ये चैरिटी समूह है, जानवरों की सहायता करता है। ये वन हेल्थ अप्रोच के साथ ये काम करता है। तो कुत्ते के काटने से होने वाली ये जो रेबीज बीमारी है, इसके लिए अनुसंधान ये करता है। और ये जो है मनुष्यों में रेबीज संक्रमण कुत्तों के कारण होता है ना। और वायरल बीमारी होती है, वायरस से फैलती है, तो ये ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न इस एपिसोड का। अगला एपिसोड आपको शाम को 5 बजे लाइव हम रहेंगे, उसमें मिलेगा, तो उसको देखिएगा। हाल ही में किस मिशन ने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे किए हैं? कौन सा मिशन है? और ये मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन, ये मिशन है अमृत योजना, और ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस सभी ने अभी 6 साल पूरे किए हैं। सभी के 6 साल ही पूरे हुए हैं। और इन योजनाओं की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। 6 साल पूरे हुए हैं। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक खूब शेयर करें, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे कार्यक्रम दे सकें। थैंक यू सो मच।